देखिए, आज हम जो बात करेंगे वह रुधिर वाहिनियों के बारे में बात करेंगे। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो अभी तक हृदय रक्त के बारे में आपको बताया जा चुका है। उसी से इसका तीसरा पोर्शन है रक्त वाहिनियां। अगर रक्त वाहिनियों की बात करें तो रक्त वाहिनियों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। एक को कहते हैं धमनी, दूसरे को कहते हैं शिरा। अर्थात एक को बोलते हैं आर्टरी और दूसरे को बोलते हैं वेन। धमनियों की अगर बात करें तो धमनियां जो होती हैं इनकी दीवार काफी मोटी होती है और इनके बीच में कोई भी वाल्व नहीं होता। ये इलास्टिक नेचर की होती हैं, लचीली होती हैं, तो इन्हें हम धमनियां कहते हैं। और इन धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। इन धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। केवल एक फुफ्फुस धमनी है, पल्मोनरी वेन आर्टरी धमनी, आर्टरी जिसको हम पहले बता चुके हैं, जो कि फेफड़े की तरफ, हृदय से फेफड़े की ओर ब्लड को ले जाती है। उसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसे हम अशुद्ध रक्त कहेंगे। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी उसको हम क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त, अर्थात उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो केवल फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपको याद रखना है कि फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी जितनी भी धमनियां हैं सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो इस तरह हृदय से जो रक्त ले जाती है, जो भी धमनी रक्त ले जाती है हृदय से, उस धमनी को प्रारंभ में हम एओर्टा या महाधमनी के नाम से जानते हैं। और ये इसका जो होल होता है, छिद्र होता है, काफी चौड़ा होता है। इसके बाद यह महाधमनी जो है आगे धमनी में, आर्टरी में विभाजित हो जाती, पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसको हम धमनी या आर्टरी के नाम से जानते हैं। यह धमनी आगे और भी शाखान्वित हो जाती है, जिनको हम धमनिका के नाम से जानते हैं, आर्टरियोल्स के नाम से जानते हैं। आगे चल करके ये धमनिकाएं जो होती हैं, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतराकोशीय स्थान होता है, उस अंतराकोशीय स्थान में प्रवेश करके एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। उन जाल नुमा संरचनाओं को हम कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं, कैपिलरीज कहते हैं। ये सब कैपिलरीज कहां पाई जाती हैं? ऊतक के इंटरसेलुलर स्पेस, टिश्यू के बारे में पढ़ाया जा चुका है। जो अंतराकोशीय स्थान होता है, उस अंतराकोशीय स्थान में केशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन केशिकाओं में से जो धमनी की तरफ से जुड़ी हुई केशिका होती है, उस धमनी की तरफ से जो केशिका पाई जाती है उसको कहते हैं धमनी केशिका कहते हैं। और जो सिरा की तरफ से जुड़ी हुई केशिका होती है उसे हम सिरा केशिका या वेन कैपिलरी कहते हैं। ये दोनों आपस में एक जगह जुड़ी होती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त या भोज्य पदार्थ युक्त रक्त पहुंचा कहां? इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ क्या करती है? विसरण द्वारा यहीं छोड़ देते। भोज्य पदार्थ हुआ या ऑक्सीजन, और इसके बगल में सब कोशिकाएं लगी होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं लगी होती हैं। तो कोशिकाएं क्या करती हैं? उसको एब्जॉर्ब, मतलब विसरण द्वारा उसके अंदर पहुंच जाती है। कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होता है वो पदार्थ उन कोशिकाओं से इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि धमनी केशिका जो होती है वह धमनी केशिका आए हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को इस इंटरसेलुलर स्पेस पे छोड़ देती है विसरण द्वारा, और विसरण द्वारा वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऑक्सीजन और जो भी भोज्य पदार्थ आया है सारा का सारा उसके अंदर प्रवेश कर जाता है
बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्या हुआ, विसरण द्वारा ही जो उत्सर्जी पदार्थ कोशिका के अंदर बने हैं वो उत्सर्जी पदार्थ इस इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिकीय स्पेस में आ जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो बगल में मान लेते हैं कि ये कोशिका है, यहाँ पर भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन छोड़ी गई तो विसरण द्वारा इसके अंदर पहुंच गई, इसके द्वारा अंदर पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर जो पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ है वो इस इंटरसेलुलर स्पेस पे आ जाते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस में आने के पश्चात जो वेन कैपिलरीज होती हैं, इन वेन कैपिलरीज की वॉल से होता हुआ विसरण द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? यहां से भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन जो है वह यहां इस इंटरसेलुलर स्पेस पे आता है और यहां से निकला हुआ जो कोशिका के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ इस इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिकीय स्थान में विसरण द्वारा आ जाता है, फिर इस शिरा कोशिका या वेन कैपिलरीज के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के पश्चात ये वेन कैपिलरीज आगे चल करके सिलिका में डिवाइडेड रहती है, सिलिका वेन्यूल्स में डिवाइड रहती है, वेन्यूल्स फिर आगे और मोटी होती हुई वेन्स फिर आगे चल करके महाशिरा वेना कावा में पहुंचता है जो भी रक्त होता है। और इनमें शिराओं में वाल्व होते हैं, हार्ट में जैसे वाल्व होते हैं शिराओं में भी वाल्व होते हैं, जबकि धमनियों में कोई वाल्व नहीं होता है। दूसरी बात, महाशिरा आया, महाशिरा से फिर रक्त कहां पहुंचेगा? हार्ट में, जैसे कि आपको पहले बताया गया था। समझ में आई बात? अब धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है ये भी समझ लीजिए। जो धमनी होती है इसकी दीवार मोटी होती है, शिराओं की जो दीवार होती है वह पतली होती है। धमनियों में प्रायः शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त से मतलब है ऑक्सीजन विहीन रक्त है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है। दूसरी बात, इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, इसमें वाल्व होता है। अपवाद स्वरूप फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि अपवाद स्वरूप फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। बात समझ में आ रही है? किसी कोई प्रॉब्लम? ये धमनियां जो होती हैं ये हृदय से संपूर्ण शरीर में ब्लड को ले जाती हैं, रक्त को ले जाती हैं, जबकि शिराएं जो होती हैं वो संपूर्ण शरीर से एकत्रित हुआ रक्त हृदय तक लाती हैं, पहुंचाती हैं। समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से यहां पर एक्सचेंजिंग होती है, हमें यहां पर एक्सचेंजिंग अदला बदली किसके द्वारा? विसरण द्वारा। तो यही परिसंचरण तंत्र का कार्य है कि जो भी पचित भोज्य पदार्थ ब्लड में पहुंचा, ऑक्सीजन ब्लड में पहुंची, ब्लड में पहुंचने के पश्चात हृदय उसको पंप करेगा, पंप करने के पश्चात वह महाधमनी से होता हुआ धमनिका अंत में कोशिकाओं के इंटरसेलुलर स्पेस में फैले हुए जाल जिसको केशिकाएं कहते हैं वहां पहुंचता है और विसरण द्वारा इससे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, चाहे वह ऑक्सीजन हो या भोज्य पदार्थ। फिर अगल बगल की जो भी कोशिकाएं होती हैं सारी की सारी कोशिकाएं उसको अवशोषित कर लेती हैं विसरण द्वारा। अवशोषित करने के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ कोशिकाओं के अंदर बने वो इंटरसेलुलर स्पेस में फिर छोड़ देती हैं, जो शिरा केशिकाओं द्वारा विसरण द्वारा इधर पहुंच जाता है। अब मन में चलता होगा सर इधर काहे नहीं आता? ये भी तो हो सकता है, इधर इसलिए नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े होते हैं और इनकी जो धमनियों की जो होता है वाल मोटी होती है। जो वाल मोटी होगी तो छोटा माइन्यूट कण होगा वही इसमें निकल पाएगा, जबकि इनपे जो वाल होती है पतली होती है। जब पतली होगी तो कोई भी अगर बड़ा कण भी होगा वो चला जाएगा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से शिरा केशिका या वेन कैपिलरीज ये आगे चल करके जो है कई कैपिलरीज जब मिल जाती है तो वेन्यूल्स या सिलिका का फॉर्मेशन करती है, फिर आगे ये कई मिल करके फिर वेन्स का फॉर्मेशन करती है शिरा, ये आगे चल करके फिर शिरा के बाद महाशिरा का निर्माण करती है। महाशिरा रक्त को हृदय के हार्ट के अलिंद में दाएं अलिंद में पहुंचा देता है। इस तरह से
ये जो रुधिर वाहिनियां हैं ये कार्य करती रहती है। समझ में आया कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है।